हाय गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो एजुगिरी जो है वहाँ पर द हिंदू का एनालिसिस होता है हर रोज 6 PM पर। एंड आपको बाय द एंड ऑफ दिस सेशन नोट्स मिल जाते हैं जो बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं फॉर योर रिविजन, फॉर लर्निंग एंड एवरीथिंग। मैं आपके साथ साथ लिखती हूँ। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर कमेंट कर देना, मतलब वीडियो पे कमेंट कर देना, एंड सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन सो दैट एवरी टाइम अ वीडियो इज अपलोडेड यू गेट नोटिफाइड। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फॉर IAF, फोर इंडियन एयरफोर्स पायलट्स नेम्ड एज पॉसिबल गगनयान क्रू। तो हमने कल ही पढ़ा था गगनयान क्या है। गगनयान इंडिया का मिशन है, इसरो का मिशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है कि हमको इंडियंस पहुंचाने हैं, कहाँ पर, स्पेस के अंदर लेकर जाने हैं। ठीक है ना, इंडियंस तो नहीं, मतलब स्पेस में पहुंचना है हमको, और फिर ह्यूमंस को स्पेस में पहुंचाना है, मैन्ड मिशन करना है और वापस अर्थ पे लेके आना है। ये गगनयान का मिशन है। So, India on Tuesday announced the names of the four astronaut designates for the Gaganyaan human spaceflight mission planned for launch in 2025. जगह यहाँ पे लिखेंगे India announced the names of four astronaut designates for Gaganyaan human spaceflight mission. है ना। अब यहाँ पे हमें खुद ही पता चला है, खुद ही बता रहा है कि गगनयान क्या है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन जो है। ठीक है ना, उसके अंदर 4 एस्ट्रोनॉट्स जो चुने गए हैं वो कहाँ, किसको बिलोंग करते हैं, IAF पायलट्स हैं वो, IAF पायलट्स। है ना, IAF पायलट्स इज इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है। अब यहाँ पे द नेम्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स पायलट्स ग्रुप कैप्टन। अब इनके नाम याद करने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पॉसिबल लॉन्च कब हो रहा है, पॉसिबल लॉन्च इन 2025। इनके नाम याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत प्रशांत बालाकृष्णन नैयर। ग्रुप कैप्टन अगेन अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ठीक है ना, तो ये चारों जो हैं इनके नाम दिए गए हैं। वर रिवील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह ड्यूरिंग हिज विजिट टू विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। द फाइनल क्रू फॉर द मिशन विल बी पिक्ड अप फ्रॉम अमंग द फोर। यहाँ पे ये लिखना जरूरी है, इनमें से फाइनल क्रू फॉर द मिशन will be picked from among the four। ठीक है ना, इन चारों में से कोई जाएंगे। शॉर्टलिस्टेड थ्रू अ rigorous selection process, they have been undergoing training in various aspects of spaceflight, initially in Russia and later at astronaut training facility established by ISRO in Bangalore. The Prime Minister presented the four with astronaut wings on the occasion। इनको astronauts wing दिए गए। ठीक है। According to ISRO, the Gaganyaan program is designed to demonstrate the indigenous capability to undertake human space flight mission to low Earth orbit (LEO). The mission is expected to pave way for sustained human Indian space exploration program। इससे क्या होगा, हम अपने manned missions कर पाएंगे जिसमें हम इंडियंस को स्पेस में भेज सकते हैं और वो इन्फॉर्मेशन ह्यूमंस जाकर देख कर आएंगे स्पेस के अंदर। ठीक है ना, तो अगर हम गगनयान को पूरा अच्छे से डिफाइन करें कि गगनयान क्या है तो वो हमें लिख लेना चाहिए। गगनयान कब तक होगा, 2025 तक एक्सपेक्टेड है। ठीक है ना, इसरो का मिशन है डिजाइन टू डेमोन्स्ट्रेट इंडिजिनस capability to undertake human space
फ्लाइट मिशन टू लो अर्थ ऑर्बिट। मतलब ये स्पेस में भी कहाँ पे जा रहे हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में जा रहे हैं। और मिशन क्या है यहाँ पे, ये ह्यूमन मैन्ड मिशन भी जिसको कह सकते हैं, ह्यूमंस को मैन्ड मिशन है, जिसके अंदर कहाँ पर लेकर जाना है, स्पेस में लेकर जाना है। और स्पेस के पर्टिकुलर कहाँ पे, लो अर्थ ऑर्बिट में। कहाँ पर, लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है ना। इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चंद्रयान भी इन्होंने किया था, बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं। फुल फॉर्म आ सकती है, सो यू नीड टू नो। ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे मैंने ये शॉर्ट में बना दिए, ठीक है ना। अब आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करना है, तो जल्दी जल्दी रिवीजन में आप शॉर्ट में ऐसे पॉइंटर्स पढ़ जाएंगे तो देखो हो गया ना, कवर भी हो गया। इंडिजीनियस मतलब मेड इन इंडिया, ठीक है, हमने किया जो भी किया इसका। मेक इन इंडिया हमने बनाया, जिसकी कंट्री का है उसमें बनाया। ठीक है। उसके बाद द अनाउंसमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग एन ऑफिशियल विजिट टू केरला फिल्स द लास्ट रियल अननोन अबाउट द एम्बिशियस मिशन which aims to send an Indian crew to low Earth orbit on board on Indian rocket. The Indian Space Research Organization has signaled that setting aside the risk of unexpected delays, it expected to conduct two test flights of the human-rated launch vehicle Mark 3 rocket in 2024 and 2025। तो इससे पहले अनमैन्ड मिशन भी होंगे। अनमैन्ड मिशन मतलब उसके अंदर रोबोट को बिठाकर भेजा जाएगा, असली ह्यूमन को बिठाकर नहीं भेजा जाएगा। और फिर जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद मैन्ड मिशन करेंगे। ठीक है। The Union Cabinet approved Gaganyaan in 2018 at cost of rupees 10,000 crore. Since then, ISRO centers and their collaborators in industry and academia have worked to bring the mission's various components together while also negotiating delays due to COVID-19 pandemic and ISRO's commercial commitments. Now, with the astronauts' names in the open, India is truly in the last mile. तो यहाँ पर इंडिया का यहाँ पर ये मिशन होते हुए दिख रहा है। अब गगनयान के अंदर हमको अगर ऐड करना है, इसी के अंदर ये थर्ड पॉइंट हम ऐड कर रहे हैं, तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या बनेगा, यूनियन कैबिनेट approved गगनयान in 2018 at a cost of rupees 10,000 crore। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ईयर का क्वेश्चन जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन द कॉस्ट। ठीक है ना। ईयर कब अप्रूव हुआ, स्टार्ट कब हुआ ये। ठीक है। और व्हीकल जिस पे होगा, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 पे। किसमें लॉन्च होंगे, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट। क्या ना, ह्यूमन रेटेड मतलब इसमें ह्यूमंस जो हैं वो स्पेस में भेजे जा सकते हैं। ठीक है ना। अभी इसकी और टेस्टिंग होगी, एक्चुअल में भेजा जाएगा, अनमैन्ड मिशन होगा, फिर हमें और क्लैरिटी पता चलेगी इसकी। The Department of Biotechnology on Tuesday officially announced the completion of 10,000 genome project. Now this is again very very important. Department of Biotechnology, Department of Biotechnology, DBT, officially announced the completion of 10,000 genome प्रोजेक्ट। अब जीनोम क्या होता है, जीन्स। ठीक है ना, हमारे जीन्स कहते हैं ना, हम जो बहुत सारी चीजें जो होती हैं, डिजीजेस जो होती हैं, जीन्स जो होते हैं आगे आगे लेकर जा रहे हैं। ठीक है ना। अब जीनोम सीक्वेंसिंग क्यों जरूरी होती है, जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो इंडिया के हिसाब से करनी जरूरी थी कि इंडिया के जो जीन्स हैं वो क्या है। क्योंकि अभी तक वेस्टर्न कंट्रीज में जो चल रहा था वो हम फॉलो कर रहे थे कि अच्छा उन पे ये मेडिसिन वर्क कर रही है तो हम पे ये मेडिसिन वर्क करेगी। बट क्या एक्चुअल में हमारे जीन्स ऐसे हैं, तो वो जो है वो सारा जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलता है। और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कंप्लीट कर लिए 10,000 जीनोम का जो प्रोजेक्ट, जिसके अंदर क्या था, व्हाट वाज दिस प्रोजेक्ट, एन अटेम्प्ट टू, ये प्रोजेक्ट क्या था 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट का, एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ रेफरेंस डाटाबेस of whole genome sequences out of India। ठीक है ना।
तो होल जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो करी, वाइल इंडिया फर्स्ट सीक्वेंस्ड अ कंप्लीट ह्यूमन जीनोम इन 2006। अब ये पता चल रहा है इंडिया फर्स्ट सीक्वेंस्ड अ कंप्लीट ह्यूमन जीनोम in 2006, creating a database that is representative of India's population diversity is seen a key step। तो इसमें क्या कर रहे हैं बेसिकली, अब अगर हम इस चीज को और समझें, ठीक है ना, database that is representative of India's population diversity is seen as a key step to being able to learn about genetic variants that are unique to India। अब कुछ जीन्स जो होंगे वो इंडिया को यूनिक होंगे, ऑब्वियसली होंगे, हम अलग हैं बाहर वालों से, ठीक है, वो हमसे अलग है, हम उनसे अलग हैं, हम सेम भी हैं बट हम अलग भी हैं। वेरिएंट्स दैट आर यूनिक टू इंडियाज पॉपुलेशन ग्रुप्स यूज दैट आर कस्टमाइज्ड ड्रग्स एंड थेरेपी। अब इसके लिए ये इतना हेल्पफुल क्यों, व्हाई इज इट सो हेल्पफुल, हम इतना खुश क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हम कस्टमाइज्ड ड्रग्स एंड थेरेपीज यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, ठीक है ना, इंडिया पॉपुलेशन ग्रुप्स यूज यूनिक टू वेरिएंट्स, ये लिखेंगे वेरिएंट्स दैट आर यूनिक टू इंडियाज population groups and use that to customize drugs and therapies। ठीक है जी, अब इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है, ठीक है ना, 20 institutions across India are involved in the project। अब लीड कौन है, विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, that is IISC Bangalore, and the Center for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad, being the lead institutes, being the lead institutions, ठीक है ना। तो लीड इंस्टीट्यूशंस के नाम यहाँ पर हमको दिए हुए हैं, देयरफॉर दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या बोला है कि भैया 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। 10,000 जीनोम अटेम्प्ट टू क्रिएट रेफरेंस डाटाबेस ऑफ होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ इंडिया। इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमें पता चलेगा इंडियन पॉपुलेशन में कौन सी मेडिसिन वर्क करेगी कौन सी नहीं। हम मेडिसिन को कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब हम अपने तरीके से जो इंडियन बॉडी टाइप्स है उसके अकॉर्डिंग, मे बी वहाँ पर बाहर के लोगों को 2 टैबलेट्स देनी हो दिन की तब वो ठीक होंगे, यहाँ पर 1 दे के हो जाएगा। मे बी उनको ये इंडिया को ये वाली टेबलेट नहीं, ये वाली थोड़ी कम वाली टेबलेट, मतलब थोड़ी स्ट्रॉन्ग कम वाली भी दे दो तब भी चल जाएगा। अच्छी बात है ना। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। The Indian population of 1.3 billion consists of over 4,600 population groups, and many of them are endogamous. These factors have contributed to genetic diversity of the current population. Genetic diversity, genetic differences, अलग-अलग forms हैं, अलग-अलग types हैं, ठीक है। The main outcome would be gain deeper insight. Main outcome would be to gain deeper insight into India's population diversity
improve diagnostic methods and medical counseling, find genetic predispositions to disease, develop personalized and customizable drugs, improve gene therapy. तो यहाँ पर जो ड्रग्स वगैरह है मतलब मेडिसिन जो हैं वो जीन्स जैसे हैं उसके हिसाब से हम दे पाएंगे. अभी तो हम कॉपी एंड पेस्ट ही कर रहे थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज कर रही थी वो कर रहे थे. ठीक है. SC directs Karnataka government to form panel to administer MUT. The Supreme Court on Tuesday directed Karnataka government to constitute a committee within the next 3 days, if not already done, to administer the 12th century Sri Jagat Guru Muru Garajendra Bruha MUT in चित्रदुर्गा. तो यहाँ पर इश्यूज हो गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड Karnataka government to constitute a committee within the next 3 days to administer 12th century. Administer मतलब run, control. 12th century, क्या नाम है? 12th century श्री जगत गुरु मुरुघा राजेंद्र बृहन मठ इन चित्रदुर्गा. ठीक है, कर्नाटका में ये है. चलिए आगे चलेंगे. यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट ऑफेंसेस हुए हैं. ठीक है, पॉन्टिफ इज द हेड. ठीक है, चलिए आगे चलेंगे. वाई साइंस नीड सस्टेनेबल फंडिंग, द 2024 थीम ऑफ आवर नेशनल साइंस डे. अब यहाँ पे सबसे पहले नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेशनल साइंस डे के अंदर 2 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है ना. इंडिया सेलिब्रेट्स ऑन Feb 28 फेब को सेलिब्रेट करता है. और इस बार की थीम क्या थी? दोनों ही क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट. साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कि डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसे यूज करें कि आज की जनरेशन के जो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो फुलफिल हो, बट जो आने वाली जनरेशन के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल होनी चाहिए. यस, ये मतलब हमको पता है. ठीक है. इंडिया जो है 2047 तक क्या बनना चाहते हैं? इंडिया डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं. इंडिया वांट्स टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन. इंडिया इज कमिटेड टू मेकिंग द प्रोग्रेस थ्रू सस्टेनेबल मीन्स एज एविडेंस्ड बाय इट्स कमिटमेंट अंडर द पेरिस अग्रीमेंट. अब पेरिस अग्रीमेंट के अंदर पेरिस अग्रीमेंट हुआ क्यों था? देखो, पेरिस अग्रीमेंट में ये कहा गया था कि हम टेम्परेचर बढ़ने से रोकेंगे. ठीक है ना. 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अर्थ का टेम्परेचर रोकेंगे, 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तो कतई नहीं होने देंगे. ठीक है, ये पेरिस अग्रीमेंट हुआ था. तो इसके अंदर फिर बात होने लगी एडिटोरियल में R&D के बारे में. R&D क्या होती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो इंडिया जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा है, वो कह रहे हैं, ऑदर कह रहे हैं. तो R&D क्यों होनी जरूरी है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी तभी नई चीजें, इनोवेशन होगी, न्यू थिंग्स वुड बी क्रिएटेड. तो वो कह रहे हैं कि R&D होना बहुत जरूरी है. इंडिया फंडिंग फॉर फंडामेंटल रिसर्च इन इंडिया. फंडिंग मतलब पैसा जो है वो इन इंडिया इज अमंग्स द वर्ल्ड्स लोएस्ट. फंडिंग भी ज्यादा देनी चाहिए हमें. ये है ये याद रखना ज्यादा जरूरी है. थीम का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है जी. सॉरी फॉर द बर्प. सिमिलीपल, ठीक है ना. कहाँ पे है? टाइगर रिजर्व उड़ीसा में. ठीक है ना. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे है? उड़ीसा में है. चलो, अब यूनाइटेड नेशंस की सेक्रेटरी जनरल कौन है? ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल. वैसे तो ये उस साल में इंपॉर्टेंट होता है जिस साल में अपॉइंटमेंट हुई हो, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए. एंटोनियो गुटरस.
ठीक है। अब यहाँ पे 55th रेगुलर सेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल कर रहे थे, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब उनको लग रहा है, होप है कि सब कुछ सही हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस में। इन एन अनकैरेक्टरिस्टिक लेट सैटरडे रिलीज, स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री unveiled the broad finding on household consumption expenditure survey done between August 2022 and July 2023। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? बट आई वुड से एक रिवीजन के तौर पे इसके मैं नोट्स बनाती हूँ, तुम उसको रट्टा मारो। सबसे पहले कौन सी मिनिस्ट्री ने अनवेल करे? स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री अनवेल्ड फाइंडिंग्स ऑफ हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। ठीक है ना? ये कब से कब के बीच में करा गया? अगस्त, डन बिटवीन अगस्त 2022 एंड जुलाई 2023। ठीक है। this is significant as it is the first major survey based data। अब यहाँ पे क्या है? हाउस होल्ड कंजम्पशन, कितना एक घर जो है कंज्यूम कर रहा है, मतलब कितना पैसा खर्च करके कंज्यूम कर रहा है। ऑब्वियसली पैसे ही खर्च होंगे। स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री जो है वो ये लिखा है, स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री। ठीक है ना? ये जो था डाटा कब से कब का था? 2022 से 23 का, अगस्त 2022 से जुलाई 2023 का। ठीक है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ये फर्स्ट मेजर सर्वे आया है सिंस 2011-12 दैट कैप्चर्स ग्राउंड रियलिटीज एट द हाउस होल्ड लेवल, स्पेशली विद वंस अ डेकेड सेंसस ड्यू सिंस 2021 नाउ इन साइट कंडक्टेड एवरी 5 years। ठीक है ना? अब ये कंडक्ट कौन करता है? कंडक्टेड एवरी 5 years बाय नेशनल सैंपल सर्वे, दैट इज NSO, नेशनल sample survey office, that is NSSO। ठीक है। The result of the last such consumption was in 2017-18 along with similar employment survey were junked। ठीक है ना? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2017-18 के अंदर जो हुआ था इट was junked। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बने। सबसे पहले कौन सी मिनिस्ट्री लेकर आई ये सर्वे? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे इसका पूरा नाम है। कब से लेकर कब तक कलेक्ट किया? कितने साल बाद ये होता है? कौन ये कंडक्ट करता है? देखो, सर्वे कौन लेकर आया, किसने कंडक्ट किया, ये डिफरेंट है। ठीक है। 2017-18 में क्या बात हो गई थी? 2017-18 में, ठीक है, इसके अंदर गवर्नमेंट जंक्ड, मतलब वेस्ट कर दिया था, गवर्नमेंट जंक्ड द सर्वे। क्या रीजन दिया? क्वालिटी इश्यूज साइटिंग क्वालिटी इश्यूज। क्या साइटिंग क्वालिटी इश्यूज। ठीक है जी। with the data viewed as an epimism of the unhappy tidings it may have showed if the 2017-18 survey was abandoned because it captured the deleterious of after effects। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि शायद इसलिए से कैंसिल कर दिया गया क्योंकि जो डीमोनेटाइजेशन हो रही थी वो दिखा रहे थे कि कैसे लोग दिक्कत में आए। ये सब हमें इन सब में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ इसके जो मेजर फैक्ट्स हैं वो पता होने चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चन आना जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ इंश्योर कि आप इसको रट्टा मार रहे हो अच्छे से। फॉर इट में लाइकली मैग्नीफाई। अब यहाँ पर क्या बोला गया इसमें? सर्वे सुजेस्ट सम interesting transitions in consumption pattern, complete finding must be published swiftly। तो वो कह रहे हैं कि कुछ मतलब कंजम्पशन पैटर्न में कितना लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ओवरऑल थिंग जो बेसिक हाउस होल्ड थिंग्स होती हैं। हाउस होल्ड एवरेज मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर रोज 33.5% सिंस 2011-12 इन सिटीज टू रीच दिस एंड 44। अब ये वाला डाटा जो है ये हमको नोट करना है। ठीक है ना? हाउस होल्ड average monthly per capita consumer expenditure rose 33.5% since 2011-12 in cities to rupees 3510 and 40.4% in rural India
रुपीज 2008, ठीक है ना। तो आपका जो रूरल इंडिया है वहां पर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है मंथ में, एवरेज ऑन एवरेज 2008, और ₹3,510 आपका हो रहा है सिटीज के अंदर, ठीक है ना। और 33.5% इंक्रीज है एज कम्पेयर टू 2012, 2012 नहीं, 2011, 2012, ठीक है ना। तो ये वाला जो हमारा डाटा है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डाटा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। Next, amidst the climate crisis shifting to sustainable practices across every sphere of human activity, Election Commission of India voices concern over the environmental risk associated with use of non-biodegradable materials in elections. तो अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, पीएम चूज करेंगे, ठीक है, एमपीज चूज करेंगे न्यू लोकसभा के लिए। तो उसके अंदर बात कर रहे हैं श्रीलंका की, एस्टोनिया की, जहां पर कि उन्होंने इन्वायरमेंटली कॉन्शियस इलेक्शंस करे हैं, ऐसी चीजों का यूज किया है जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करें, राइट। उसके बाद, वाई इज रेडिट लाइसेंसिंग डील इंपॉर्टेंट फॉर गूगल्स एआई प्लान, ठीक है। जो रेडिट की लाइसेंसिंग डील है वो कैसे इंपॉर्टेंट है फॉर गूगल्स एआई प्लान। तो यहाँ पर एक डील हुई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट के बीच में और गूगल के बीच में, जिसके अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो रेडिट है, ठीक है, उन्होंने अलाउ किया है, अलाउइंग द सर्च इंजन टू असेस रेडिट यूजर्स पोस्ट टू ट्रेन द कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन। As part of the deal, Google will pay the social news aggregation site ₹60 million annually to assess user-generated content from the platform. तो यहाँ पर लिखेंगे Reddit licensing deal with Google. तो इसके अंदर क्या किया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit will allow Google to assess Reddit users posts to train the company's artificial इंटेलिजेंस इंजन, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमें सब कुछ बता देता है, उसको कोई बताता है तभी बताता है ना, तो वो भी तो किसी का डाटा यहाँ से उठा रहा है ना। तो यहाँ पर इन्होंने इससे परमिशन ले ली रेडिट से कि इसका यहाँ से डाटा उठाने दिया जाएगा, और इसके बदले में गूगल रेडिट को देगा, गूगल विल पे सोशल न्यूज एग्रीगेशन साइट $60 million एनुअली 60 मिलियन जो है वो पे करेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर कॉपीराइट इश्यूज भी हो रहे थे। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेन करते हैं वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, ठीक है ना, ये टर्म यूज करी जाती है। तो एआई और लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, एलएलएम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक नया लॉ आया है, बिल आया है, एआई फाउंडेशनल मॉडल ट्रांसपेरेंसी एक्ट दैट वुड रिक्वायर, ठीक है ना, इन यूएसए लिखेंगे, इन यूएसए एआई फाउंडेशनल मॉडल ट्रांसपेरेंसी एक्ट वुड रिक्वायर फेडरल ट्रेड कमीशन FTC and National Institute of Standards and Technology to frame rules to report data transparency in AI models.
अब ये हमने लिख लिया, इसको समझते हैं। तो बेसिकली एआई फाउंडेशनल मॉडल ट्रांसपेरेंसी क्या है? ट्रांसपेरेंसी क्या है कि पता होना चाहिए कहाँ से लिया है, कहाँ से कॉपी किया है, ठीक है ना। तो फेडरल ट्रेड कमीशन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी टू फ्रेम रूल्स टू रिपोर्ट डाटा ट्रांसपेरेंसी इन एआई मॉडल्स, ठीक है ना। तो एआई मॉडल्स के अंदर डाटा ट्रांसपेरेंसी कि आपने ये डाटा कहाँ से उठाया है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पर दिस वुड रिक्वायर बिल्डर्स ऑफ फाउंडेशनल एआई मॉडल्स टू डिस्क्लोज देयर सोर्सेज ऑफ डाटा, ट्रेनिंग डाटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड है, ये बताना जरूरी है कि कहाँ से डाटा उठाया है। तो दिस वुड रिक्वायर लिखेंगे, दिस वुड रिक्वायर builders of foundational AI models to disclose their sources of training data, ठीक है ना। तो उन्होंने डाटा कहाँ से उठाया अपने एआई मॉडल्स, अपने रोबोट्स को ट्रेन करने के लिए, ये बताना जरूरी है। तो इसी के चलते गूगल ने रेडिट के साथ जो है ये डील कर ली है, ठीक है। उसके बाद आता है मंथ्स आफ्टर पीस पैक्ट विद यूएनएलएफ मणिपुर सीज राइज इन एक्सटॉर्शन केसेस। एक्सटॉर्शन केसेस क्या होते हैं? देखिए, एक्सटॉर्शन के आपको गोली दिखा दी और मतलब गन के सर पे आपसे पैसे ले गए, ठीक है, दिस इज ऑल एक्सटॉर्शन, ठीक है ना। डिमांड्स पेमेंट अंडर थ्रेट्स ऑफ थ्रेट करता है कि मार दूंगा, ये ले जाऊंगा, तो ये सब जो होता है दिस इज एक्सटॉर्शन, ठीक है। थ्रेटन्ड फोर्स, वायलेंस और इंटिमिडेशन टू गेन मनी और प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो एक्सटॉर्शन का मतलब लिख लेते हैं, wrongful use of actual or threatened force, violence or intimidation to gain money or property from an individual or entity, ठीक है ना। एक्सटॉर्शन के केसेस वहां पे बढ़ गए हैं, बट यहाँ पे हमें एक और चीज पता चल रही है कि यूनियन गवर्नमेंट एंड मणिपुर गवर्नमेंट signed a peace agreement with Union National Liberation Front, that is UNLF, ठीक है ना। ये क्या था? इंसर्जेंट ग्रुप था। इसका मेन एम क्या था कि मुझे मतलब फ्रीडम चाहिए, ये सब चीज़ें जो इसका स्टार्टिंग में इट वांटेड फ्रीडम फ्रॉम, मतलब अलग करना था स्टेट को। तो ये सारे इसके एम्स एंड एस्पिरेशंस थे यूनियन नेशनल लिबरेशन फ्रंट के, ठीक है ना। एंड अब इसके अंदर जो अग्रीमेंट साइन हो गया, तो इनमें कहा गया कि आपके जो लोग हैं वो सरेंडर कर देंगे, आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो है वो दे देंगे। बट अब इनका जो है कोई भी डेजिग्नेटेड कैंप नहीं है कि यहाँ पर सारे लोग हैं, इनको मतलब सारा इनके आर्म्स एंड एम्यूनेशन ले लो। ये बहुत सारे लोग जो है फंक्शन करते थे अपने अपने घरों से, तो अभी भी उनके पास वेपन्स, आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो वो हैं, और ऐसा लग रहा है कि शायद वही यूज कर रहे हैं। तो इसमें यह भी कहा गया कोई भी फोर्सेज अभी तक अपॉइंट नहीं करी गई है कि इनसे जो वेपन्स हैं वो वापस ले लें। इन 2008 after Manipur government, the Home Ministry and 24 Kuki insurgent groups formalized a suspension of Operation Pack. The Assam Rifles was designated as monitoring agency. अब यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 2008 में जब ऐसा एग्रीमेंट हुआ था ग्रुप के साथ, तो उनकी एक एजेंसी अपॉइंट करी गई थी, जैसे जो इनसे वेपन्स ले रही थी, सब रख रही थी, इनके ऊपर नज़र रख रही थी, वो इस बार अपॉइंट नहीं करी गई है। तो हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ये एग्रीमेंट हुआ। यूएनएलएफ की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये वो कैप टर्म भी है। UNLF formed in 1964 is one of the 8 Metis extremist organizations that were declared unlawful by ministry under Anti-Terror Unlawful Activities Prevention Act. The ministry said the outfit had been operating within
एंड विद आउटसाइड द इंडियन टेरिटरी एट प्रेजेंट 2 टेम्परेरी कैंप्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पर इसकी सारी डिटेल्स हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बट जो हमने अग्रीमेंट वाली बात पढ़ी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 1964 मेटी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मेटी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, डिक्लेयर्ड अनलॉफुल बाय मिनिस्ट्री अंडर एंटी टेरर unlawful activities prevention एक्ट 1967, ठीक है ना। तो ये इतना ज़रूरी नहीं है, नोट करना चाहते तो कर लो, नहीं तो ड्रॉप भी कर सकते हो। The Union Home Ministry on Tuesday extended the ban on Jamaat-e-Islami Jammu Kashmir under the Unlawful Activities Prevention Act, ठीक है ना। तो यहाँ पर जमात ए इस्लामी में जो बैन था, जो ये ऑर्गेनाइजेशन बैन करी हुई थी, इसका बैन जो है एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ना एक लॉ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज यूएपीए, ठीक है ना। यूएपीए स्टैंड्स फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इशूज कंटेम्प्ट नोटिस, कंटेम्प्ट मतलब आपने कोई लॉ जो फॉलो नहीं किया हुआ, आपने ऑर्डर ऑफ कोर्ट नॉट फॉलोड, ऑर्डर ऑफ कोर्ट नॉट फॉलोड, ठीक है ना। तो किसको, पतंजलि को इशू किया, क्योंकि इन वायलेशन ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954, इन्होंने बोला कि हमारे पास मेडिसिन है जो परमानेंट रिलीफ दे सकती है ओबेसिटी से, ब्लड प्रेशर से, अस्थमा से, ठीक है। सो दिस इज इन वायलेशन ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954। तो यहाँ पे लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट इशूड contempt notice to drugs and नहीं, अंडर टू नहीं, टू पतंजलि, अंडर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स एक्ट 1954, ठीक है ना। इट सेज ब्रांडिंग its products as permanent relief for diseases like obesity, blood pressure, अस्थमा एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो वो कहते हैं ये ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब ये करना कि आपके पास ये जो ये कह रहे हो कि इस चीज़ का आपके पास रिलीफ है, वो सही नहीं है, ठीक है ना। कि मतलब परमानेंटली ख़त्म करना थोड़ा वो है, ठीक है ना। रिफ्रेन फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग इट प्रोडक्ट्स एज परमानेंट रिलीफ फॉर डिजीज लाइक दिस एंड दिस वायलेट करता है इस एक्ट को, ठीक है। ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। Former Supreme Court Judge A.M. Khanwilkar was appointed the chairperson of Anti-Corruption Ombudsman Lokpal on Tuesday। ये 100% वाला क्वेश्चन है, पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज A.M. Khanwilkar appointed as the chairperson of Anti-Corruption Ombudsman लोकपाल, ठीक है ना। ये नजर रखते हैं करप्शन की, कोई करप्शन करता है तो बहुत 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 पहुंची हुई पावर्स हैं इनके पास। लोकपाल हैज बीन वर्किंग विदाउट इट्स रेगुलर चीफ आफ्टर जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष कंप्लीटेड हिज टर्म। 2022 में जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष का टर्म खत्म हो गया था। प्रदीप कुमार मोहंती एक्टिंग चेयरपर्सन थे, और यहाँ पर
कम्युनिक मतलब एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन, कम्युनिक का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल डिक्लेरेशन, या आप लिख सकते हैं दिस इज अ वोकैब टर्म, ऑफिशियल डिक्लेरेशन इशूड बाय राष्ट्रपति भवन सेट दैट रिटायर्ड जस्टिसेस लिंगप्पा नारायणा, स्वामी संजय यादव एंड ऋतु राज अवस्थी हैव बीन अपॉइंटेड एज जुडिशियल मेंबर्स ऑफ एंटी करप्शन। तो ये मेंबर्स हैं और नॉन जुडिशियल मेंबर्स भी हैं। अगर मेंबर्स और नॉन जुडिशियल मेंबर्स आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बट वैसे जो सबसे ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है वो यही बनता है कि चेयरपर्सन किसको अपॉइंट किया गया है, और वो है एएम। सुबह उठकर खान जो है वॉक करने जाते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर क्या कहते हैं कि एएम मतलब सुबह, खान को कहते कि तुम वॉक मिलकर वॉक कर, ठीक है ना, उसको क्या कहते, वॉक कर, ठीक है ना, वॉक करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये हम एक के काट देंगे और यहाँ पर विल, ठीक है ना, वॉक कर, विल कर, वॉक कर, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट 100% क्वेश्चन। इंडिया टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय 2035, इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन, स्पेस के अंदर स्टेशन जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स हमेशा रहेंगे, वापस वापस आ जाएंगे, फिर कोई ना कोई चला जाएगा, तो स्पेस के अंदर हम अपना घर बनाने वाले हैं। तो ये मिस्टर मोदी ने कहा, इंडिया टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन, इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय 2035, 2035 में इंडिया के पास खुद का अपना स्पेस स्टेशन होगा। कब तक होगा, 2035 तक होगा। एन इंडियन एस्ट्रोनॉट विल लैंड ऑन द मून यूजिंग एन इंडियन एयर स्पेसक्राफ्ट। अब और मून पे लैंडिंग कब तक होगी, मून पे लैंडिंग कब तक होगी, इंडियन एस्ट्रोनॉट विल लैंड ऑन द मून यूजिंग एन इंडियन स्पेसक्राफ्ट नॉट एयरक्राफ्ट, ड्यूरिंग अमृतकाल। अमृतकाल हम किसको कहते हैं, ड्यूरिंग अमृतकाल, ठीक है ना, मतलब 2040 तक क्रूड लूनर मिशन, क्रू मून मिशन, मून पे हम अपना क्रू भेजेंगे, ठीक है। और अमृतकाल क्या है, व्हाट इज अमृतकाल, अमृतकाल हम बेटा जी उस पीरियड को बोल रहे हैं, 2047 तक के पीरियड को हम अमृतकाल बोल रहे हैं। 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएंगे और हमको क्या बनना है इस अमृतकाल में, डेवलप्ड नेशन बनना है। 4 एस्ट्रोनॉट्स को डेजिग्नेट किया गया गगनयान प्रोग्राम के लिए। इन 4 एस्ट्रोनॉट्स को क्या बोला, 4 एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स, वैसे वो आईएएफ के वो है एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स फॉर गगनयान, गगनयान के यान में डबल ए है, ठीक है। गगनयान, इनको क्या बोलने जा रहे हैं, शक्तियां, दे आर 4 शक्तियां, कॉल्ड देम 4 शक्तियां, मतलब पावर्स, ठीक है ना। He said India was about to go to space after a gap of 40 years in an apparent reference to Rakesh Sharma's 1984। तो यहाँ पे राकेश शर्मा, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, ठीक है। तो यहाँ पे राकेश शर्मा 1984 स्पेस फ्लाइट, फर्स्ट इंडियन जो क्या क्या, राकेश शर्मा, ये तुम्हारी स्टैटिक जी क्या बताओ। अवार्ड, अवार्ड किसके ऊपर गए थे, यूएसएसआर सोइज T11 पे गए थे, ठीक है। राकेश शर्मा कहाँ पे गए थे पहली बार, फर्स्ट इंडियन टू गो वेयर, कहाँ पे गए थे, उसके बाद कैंपेन टू लॉन्च टू बूस्ट फर्स्ट एवर वोटर पार्टिसिपेशन लॉन्च, जो फर्स्ट टाइम वोट करने वाले, एनीवन इन द चैट सेक्शन जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छे से सबसे पहले तो कि जिस मर्जी को वोट करना वो आपकी राइट है, टू वोट टू एनी पर्सन यू वांट टू, बट वोट करने जरूर जाना। कैंपेन टू बूस्ट फर्स्ट टाइम वोटर पार्टिसिपेशन लॉन्च्ड, ठीक है ना। कैंपेन टू बूस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बूस्ट फर्स्ट टाइम वोटर पार्टिसिपेशन लॉन्च्ड, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है,
The Education Ministry and Information and Broadcasting Ministry on Tuesday jointly launched national-wide awareness campaign "मेरा पहला वोट देश के लिए" My First Vote for the Country, under which various events will be organized. बहुत सारे events organize होंगे universities, colleges, higher education institutions में to encourage the first-time voters to participate in the upcoming election. Prime Minister Narendra Modi has today issued a clarion call towards making the electoral process more participative and inviting people from all walks of life to spread the message "मेरा पहला वोट देश के लिए" campaign in their own style among first voters. The Prime Minister shared his message via post on X, said a Press Information Bureau release. So it is very important. मैं अपने behalf पे कह रही हूँ, you can vote for anyone, that is your right. ठीक है, आप किसी को भी वोट करो, but firstly you follow current affairs, see what the governments are doing, what who is doing what, analyze that and then vote for your country, what is better for your country. ठीक है, education ministry and the information and broadcasting ministry launched a nationwide awareness campaign. और उस अवेयरनेस कैंपेन को क्या बोला जा रहा है? मेरा पहला वोट देश के लिए। मेरा पहला वोट किसके लिए? देश के लिए। देश के लिए मेरा पहला वोट देश के लिए। माई फर्स्ट वोट फॉर द कंट्री। ठीक है ना। अभी किसके लिए? जो पहली बार 18 साल के होने के बाद जो पहली बार वोट करेंगे उनके लिए कैंपेन है। कौन कौन लॉन्च कर रहा है? एजुकेशन मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। इसमें इलेक्शन कमीशन का कुछ लेना देना नहीं है। बहुत ही घुमाऊ क्वेश्चन बनाएंगे इसमें इलेक्शन कमीशन डालते हुए, फेवरेट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जामिनर का। इन अ मेजर रिलीफ कम्यूटर्स, तो इंडियन रेलवेज की जो ट्रेन है उसका थोड़ा पैसेंजर ट्रेन का फेयर जो है कम कर दिया गया है। पैसेंजर ट्रेन रीनेम्ड एज एक्सप्रेस स्पेशल्स और मेमू एक्सप्रेस। ये सही है, मेमू एक्सप्रेस। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है, PYQs हैं बड़े एग्जाम के ऐसे। ठीक है, चलो। होम सेक्रेटरी गेट्स पावर टू डिस्ट्रॉय इंटरसेप्शन ऑर्डर्स। ओहो, ये मैंने करवाया नहीं, आज मैं WTO करवा रही हूँ, ये कल कर लूंगी, रहेगा ये बाय चांस। अ रशियन कोर्ट ऑन ट्यूसडे सेंटेंस टॉप ह्यूमन राइट्स कैंपेनर ओलेग ऑर्लोव। देखो यार, यहाँ पर पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रशिया में एलेक्सी NY, उसमें पढ़ा ना, ऑपोजिशन लीडर था, प्रेजेंट में उसको मार दिया गया रशिया में। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और अब एक और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बन रहा है, रशियन कोर्ट सेंटेंस्ड टॉप ह्यूमन राइट्स कैंपेनर ओलेग ऑर्लोव to 2.5 years in jail for publicly declaring Russia's attack on Ukraine to be wrong. तो इन्होंने क्या बोला कि जो रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन पे वो बिल्कुल गलत है। किसने? ओलेग ऑर्लोव ने। ओलेग ऑर्लोव जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस लिए भी है? क्योंकि ही वॉज नोबेल प्राइज विनिंग की फिगर, इंपॉर्टेंट की फिगर ऑफ नोबेल प्राइज विनिंग मेमोरियल ग्रुप। ठीक है ना, इनको नोबेल पीस प्राइज लास्ट ईयर मिला था। ठीक है ना, लास्ट ईयर 2022 के अंदर। ठीक है ना, सो इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था एंड नाउ इनको सजा दे दी है रशियन कोर्ट ने। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। रशिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, या तो एलेक्सी नावल्नी का या ये वाला कोई भी क्वेश्चन आ सकता है।
उसके बाद हॉकी इंडिया लॉन्ग सर्विंग सीईओ एलेना नॉर्मन रिजाइंड। तो यहाँ पे हॉकी इंडियाज सीईओ क्या नाम है, एलेना नॉर्मन रिजाइंड। ठीक है जी, बहुत इजी पीजी। न्यू फाउंड ऑब्लिक्स जॉइन वायरसेस व्रॉइड्स एज थर्ड अनयूजुअल लाइफ फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे। ये करने से पहले हम देखेंगे, आप www.loggery.in पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे कि हमारे मॉक्स स्लैट के MHCET 3 years 5 years, CUT PG जो कि COQP 11 है, जिसकी डेट आ चुकी है 13 मार्च को आपका एग्ज़ाम है इसका। ठीक है, एंड PU 5 years 3 years जामिया लॉ, ये सारे अवेलेबल हैं। PU के ऊपर हमारा डिस्काउंट भी चल रहा है, कूपन कोड अभी वैलिड है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो लॉगरी पे वीडियोस चेक कर लीजिए एंड कूपन कोड अप्लाई करके डिस्काउंट ऑफर ले लीजिए। डेली करंट अफेयर्स मिल जाते हैं ₹100 के अंदर पर मंथ में। ठीक है, आपको यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स MCQs मिल रहे हैं, जनवरी और फरवरी के आ चुके हैं। अगर आप रेगुलरली मेरे लेक्चर्स देखते हो तो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बढ़िया है, प्रैक्टिस के लिए। और अगर नहीं भी देखते हो, आपको चाहिए कि सिर्फ हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करने, देन ऑल्सो यू कैन गो हेड। उसके बाद यहाँ पर आपको वन शॉट्स मिलते हैं, मई से लेकर फेब 2024 तक के वन शॉट्स मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, ये सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, सो प्लीज़ गो हेड एंड बाय, एक्सप्लेनेशन इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या मिला है, ऑबिलिक्स, क्या मिला है, ऑबिलिक्स देखो, अभी OBE रिस्क्स। तो अगर हम रिस्क को R जो है लिस्क्स बना दें तो ऑबिलिस्क। ठीक है ना, अबे रिस्क मत है, ऑबिलिक्स क्या है, ऑबिलिक्स इज अ जॉइन वायरसेस न्यू फाउंड वायरस, जॉइन वायरसेस वायरॉइड्स एज थर्ड अनयूजुअल लाइफ फॉर्म। ठीक है ना, ये मिला है क्या, एक नया वायरस मिला है। ठीक है, ऑबिलिक्स कहाँ पे मिला, हमारे गट में, हमारे ओरल बैक्टीरिया में भी मिला। ठीक है ना, ऑबिलिक्स वर फाउंड इन, वायरस है फाउंड टू बी प्रेजेंट इन गट एंड ओरल बैक्टीरिया। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे कल के बात की जो हमने नहीं बात करी थी, दैट इज अबाउट सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है, Subsidy is a direct or indirect payment to individuals or firms, usually in the form of cash payment from the government or a targeted tax cut. ठीक है ना, मतलब आप मान लो जैसे फार्मर्स हैं, उनको कहा कि ठीक है आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, आप फर्टिलाइजर लेंगे, फर्टिलाइजर वैसे 1000 रुपीज़ का है, आपको ये ₹500 का मिलेगा, ये क्या है, सब्सिडी है। ठीक है ना, जब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पेमेंट टू इंडिविजुअल्स और फॉर्म्स, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ कैश पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है ना, गवर्नमेंट देती है पैसा कि आपको ये हेल्प दे रही है, गवर्नमेंट जो हेल्प देती है। ठीक है, सब्सिडी है ये। अब WTO दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो इन सब्सिडीज से ज़्यादा खुश नहीं होता है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए, ओपन कॉम्पिटिशन होना चाहिए। ठीक है ना, अगर इंडिया के किसान को इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिल रही है, अगर इंडिया के किसान को फर्टिलाइजर्स जो है वो सस्ते रेट पे मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो क्रॉप की कॉस्ट होगी वो कम होगी, क्रॉप की कॉस्ट कम होगी। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहता, क्योंकि जो दूसरी कंट्री में वो तो फार्मर इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी पे कर रहा है, फर्टिलाइजर्स के लिए भी पे कर रहा है, तो वर्ल्ड ओवर जो रेट प्राइस है वो इंडिया का कम होगा और बाकी सबका ज़्यादा होगा, ऐसा मानना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो मेयर बॉक्स सब्सिडीज क्या है, आर दोज दैट कैन डिस्टॉर्ट इंटरनेशनल ट्रेड बाय मेकिंग कंट्रीज प्रोडक्ट्स चीपर इन कंपैरिजन टू दोज ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है ना, मेयर बॉक्स कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट सस्ते हो जाएं, जैसे सब्सिडीज फॉर इनपुट सच एज फर्टिलाइजर्स, सीड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इरिगेशन मतलब जो पानी प्रोवाइड किया जाता है, वो किसानों को कह दिया कि चलो आपके लिए फ्री है, तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट प्राइस निकलेगी वो कम होगी एक इंडिया के फार्मर की जो क्रॉप है उससे, एज कंपेयर टू USA, एज कंपेयर टू कनाडा। ठीक है ना, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट में या बिल्कुल भी ना प्रोवाइड करे। अकॉर्डिंग टू WTO,
एग्रीकल्चर अम्बेर बॉक्स इज यूज फॉर ऑल डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर्स दैट आर डीम्ड टू रिसोर्ट प्रोडक्शन, मतलब सपोर्ट मेजर के तौर पे ये यूज होता है। अब इसके अंदर मेंबर्स हु डू नॉट मेक दीज कमिटमेंट मस्ट कीप देयर अम्बेर बॉक्स सपोर्ट विद 5 to 10% ऑफ देयर वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पर हम ये नोट कर लेते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डिस्कस होंगी इस बारी। तो WTO एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, तो एग्रीकल्चर सब्सिडीज से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और इंडिया ये सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहा है अपने फार्मर्स को, ठीक है। अम्बेर बॉक्स सब्सिडीज आर दोज दैट कैन डिस्टॉर्ट इंटरनेशनल ट्रेड by making a country's product cheaper in comparison to those of other countries। ठीक है ना, जो एक प्रोडक्ट को सस्ता, एक कंट्री के प्रोडक्ट को सस्ता बना देती है एज कम्पेयर टू दूसरी कंट्री से, ठीक है। अब यहाँ पे मेंबर्स मस्ट कीप देयर अम्बेर बॉक्स सपोर्ट within 5 to 10% of their value of प्रोडक्शन, ठीक है ना। और ये 10% है फॉर डेवलपिंग नेशंस, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और डेवलप्ड नेशन के लिए 5% है, एंड 5% फॉर डेवलप्ड नेशन, ठीक है ना। समझ में आ गई। वो कह रहे हैं कि जो सब्सिडी आप प्रोवाइड कर रहे हो वो 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आप सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही है। There is an issue with reference to price adoption under global norms. WTO member countries food subsidy bill should not breach 10% limit, ठीक है ना। अब ये 10% में प्रॉब्लम होती है। अब इन्होंने क्या किया, इंटरिम मेजर निकाला। इंटरिम मतलब टेम्परेरी मेजर क्या निकाला, WTO members agreed to a mechanism called peace clause in December 2013 and pledged to negotiate a permanent solution, ठीक है ना। अब यहाँ पर पीस क्लॉज के बारे में बात हुई है। पीस क्लॉज की जब तक एक हमारा परमानेंट सोल्यूशन नहीं लिखता तब तक ये टेम्परेरी क्लॉज हमारा चलेगा, ठीक है ना। WTO members agreed on a peace clause in 2013 that is a temporary measure till they negotiate a permanent solution। मतलब इससे पहले कि इनको एक परमानेंट सोल्यूशन मिले, ये कहते हैं कि हम एक टेम्परेरी सोल्यूशन जो है उसको पीस क्लॉज बुलाएंगे। पीस क्लॉज क्या है, पीस क्लॉज पीस क्लॉज क्या है, पीस क्लॉज WTO members agreed to refrain from challenging any breach in prescribed ceiling by a developing nation at the dispute settlement forum of the WTO। मतलब वो कहते हैं कि अभी के लिए अगर कोई कंट्री 10% से ऊपर चली जाती है डेवलपिंग नेशन, तो आप वो WTO की जो डिस्प्यूट सेटलमेंट फोरम है वहां पर आप नहीं चैलेंज कर सकते। दैट इज व्हाट इज योर पीस क्लॉज, ठीक है ना। ये है आपका पीस क्लॉज, ठीक है जी, ओके। चलिए अब यहाँ तक ही था। 6 PM को कल दोबारा मिलेंगे। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन ऑन कर देना, एंड ऑल्सो गाइज डू विजिट loggery.in if you want to buy current affairs study material or you want to buy mock test. That's it. Bye bye, take care, thanks for joining in.